अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे IT 620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT के हवाले से। IT 620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो ओपन हुई थी, जिसका हमने आपको रिजल्ट प्रीवियस में शो किया था, जिसमें हमारी असाइनमेंट जो थी वो अप्रूव हो गई थी। उसके बाद हमने असाइनमेंट नंबर 2 अपने स्टूडेंट्स की सबमिट करवाई, उसका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। रीड कमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, पास है। यहाँ पे आप हमारे एक और स्टूडेंट का जो है वो IT 620 का रिजल्ट देख सकते हैं। इनका रिजल्ट देखने के लिए फर्स्ट वाला जो है वो रीड कमेंट्स आप देखें, जो कि आपके सामने अप्रूव्ड है। उसके बाद अनदर असाइनमेंट 2, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट हमने सबमिट करवाई थी, इसका भी आप रिजल्ट देखें, ये भी पास है। यहाँ पे हमारे एक और स्टूडेंट है, इनकी भी आप असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट देखें, जो कि हमारे पास अप्रूव्ड है, एक्सेप्टेड है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 जो हमारी है, उसका भी आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पास है। और स्टूडेंट टीचर ने स्टूडेंट को वाइवा और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कह दिया है। ठीक है, तो ये IT 620 के हमारे जो है वो इस सेमेस्टर के रिजल्ट हैं, जिनका हमने इस सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट किया है। मजीद अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए, या आपको हमारी गाइडेंस चाहिए, या आपको किसी भी किस्म का इशू आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद आप हमारे अगर प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखना चाहें, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर IT 620 के प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके भी कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट IT 620 पास। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है कि IT 620 के प्रोजेक्ट का कोई भी ग्रेड नहीं होता, कोई CGPA नहीं होती, जस्ट आपको पास और फेल किया जाता है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट IT 620 ये भी पास हैं, अनदर स्टूडेंट IT 620 पास, अनदर स्टूडेंट IT 620 स्प्रिंग 2025 सेमेस्टर भी आप देख सकते हैं पास है। पहले स्टूडेंट ने खुद किया था, उनका फेल हुआ था। ठीक है, उसके बाद अनदर स्टूडेंट IT 620 ये भी पास है, ये भी पास है। मजीद ये सारे रिजल्ट्स और स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने दिखाए थे। अभी हमारा बात करने का जो पर्पस वो ये है कि हमने असाइनमेंट नंबर 3 के ऊपर जो है वो काम करना है। अब असाइनमेंट नंबर 3 किन लोगों के लिए है? जिन लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट कि ये वाली फाइल जो है वो अप्रूव हो गई है, वो लोग असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट नहीं करवाएंगे। जिनकी असाइनमेंट नंबर 2 अप्रूव हो गई है, वो लोग असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट नहीं करवाएंगे। जिनकी असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर नीड्स इंप्रूवमेंट या रिजेक्टेड के कमेंट्स आए हैं, वो लोग अपनी असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करवाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब असाइनमेंट नंबर 3 है क्या? ये सारी की सारी असाइनमेंट नंबर 2 ही है। इसी की मिस्टेक, जिस तरह असाइनमेंट नंबर 2 बनाने का तरीका था, सेम उसी पैटर्न पे आपको असाइनमेंट नंबर 3 बनानी है। अब असाइनमेंट नंबर 3 के लिए हम दोबारा से पूरी वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसी वीडियो के अगले वाले हिस्से में हम असाइनमेंट नंबर 2 की जो वीडियो हमने कंप्लीट डिटेल में बताई थी, आपको बताया था कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको हम अटैच कर रहे हैं। आप उसको देखिएगा, डिटेल स्टेप बाय स्टेप अपनी रिपोर्ट बनाइएगा। कोई इशू आए, कुछ पॉइंट हो तो आप डिस्कस करना चाहें तो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। मजीद कोई भी इशू होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 वाली वीडियो को शुरू करते हैं नेक्स्ट इस पार्ट में, और उसमें हम डिटेल बताएंगे, और आपने वो वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी रिपोर्ट बनाने का पैटर्न और तरीका और सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मजीद कुछ क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे IT 620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT के हवाले से। IT 620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT की डिग्री का, जिसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके ऊपर हमने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई थी और सारी चीज़ें आपको बताई और समझाई थी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है वो असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी हुई है। असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर आपने सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपके पास जो भी IT 620 की फाइल्स होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, उनमें से किसी के भी टोटल मार्क्स भी ज़ीरो होते हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी ज़ीरो होते हैं। तो आपने इन मार्क्स को, इन स्कोर्स को नहीं देखना होता, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना होता। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने IT 620 का अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी फाइल जो है वो एक्सेप्टेड वाली चेक करनी होती है, या आप अपनी ग्रेडेड असाइनमेंट जो होती है उसको डाउनलोड करते हैं और अपनी ग्रेडेड असाइनमेंट को देखते हैं कि उसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं, सुपरवाइजर ने आपको क्या कमेंट दिए हैं। आप अपनी फाइल को डाउनलोड करते हैं, अपनी फाइल को देखते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एक्सेप्टेड। ठीक है, और ये टीचर के कुछ दूसरे कमेंट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताया गया कि आपने किस तरह से अपना काम करना है। मजीद इसके हवाले से ये बताया गया कि जिन स्टूडेंट्स की अप्रूव नहीं हुई ऑर्गेनाइजेशन, वो 13 नवंबर तक
जो है वो अपडेट करें और सुपरवाइजर से परमिशन लें, या जो भी उनका काम है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को करें। ये हमने फॉर्म सबमिट करवाया था अपने स्टूडेंट्स के। ठीक है, अभी हम ये हमारे एक स्टूडेंट थे, इनका हमने आपको रिजल्ट चेक करवाया। जिस तरह रीड कमेंट्स था, एक और स्टूडेंट है, उनके भी हम आपको कमेंट्स रीड करवाते हैं। IT620 प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें हम असाइनमेंट नंबर 1 इसके जो रीड कमेंट्स में जाएंगे, अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूव्ड लिखा हुआ हो, एक्सेप्टेड लिखा हुआ हो, स्टार्ट वर्किंग ओके लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हो, पॉजिटिव साइन हो, इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव हो गई, अब आपने नेक्स्ट काम करना है। ठीक है, तो आपको IT620 के प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, आप कोई भी पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, IT620 का असाइनमेंट 2 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट है, आपने वो बनानी है, उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मजीद आपको IT620 के हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स दिखाते हैं, जिनके प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ये देखें, स्प्रिंग 2025 IT620 पी। आपको मैंने पहले भी बताया, कोई इसके मार्क्स नहीं होते, कोई इसका ग्रेड नहीं होता, कोई इसका रिजल्ट GPA के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, जस्ट आपकी डिग्री के ऊपर पास या फेल लिखा हुआ होता है ट्रांसक्रिप्ट पे। तो ग्रेड बुक के अंदर भी जस्ट ये P और F के नेम से आता है। उसके बाद IT620 फाइनल प्रोजेक्ट BBIT एंड अदर स्टूडेंट, ये कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं, पास है। ठीक है, फाइनल प्रेजेंटेशन और वाइवा के लिए बुला लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट, ये भी पास हैं। उसके बाद अनदर स्टूडेंट IT620 स्प्रिंग 2025, इन्होंने हमसे प्रोजेक्ट करवाया था, पास। इससे पहले इन्होंने खुद ट्राई की थी, जो कि फेल हुआ था फॉल 2024 में, और स्प्रिंग 2025 में हमने किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास आया। अगेन अदर अदर स्टूडेंट, इनका भी पहले फेल हुआ था, बाद में इन्होंने हमसे करवाया, इनका भी पास है। नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट, ये भी पास है। उसके बाद इनका ये स्प्रिंग 2025 ग्रेड बुक के अंदर रिजल्ट है, शो हो रहा है। इनके पीछे ये कमेंट्स थे बिफोर वाइवा। ठीक है, ये आफ्टर वाइवा जब ग्रेड बुक के अंदर रिजल्ट अपडेट हुआ, तो इनके भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स जो है वो पास के थे। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 को। असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर क्या वर्किंग होगी, किस तरह से काम करना है, कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है वो डेट 30 मार्च 2026 आ गई है, ये गलती से आई है। ठीक है, ये डेट अपडेट होके दिसंबर 5 हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट सबमिट करवाने की है वो दिसंबर 5 है, तो आपने अपनी वर्किंग 5 दिसंबर के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी है। 5 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट को सबमिट करवाने का। ठीक है, अगेन बता रहे हैं, ये वाली डेट बाई मिस्टेक आई है, यहाँ पे 5 दिसंबर डेट आएगी। ओके, असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है जी, असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने सबमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर, जिसके लिए आपके पास जो है वो फाइल फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो MS वर्ड के अंदर होनी चाहिए, PDF या PPT आप सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है, रिपोर्ट फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड किया गया डाउनलोड सेक्शन के अंदर, आपने उसी को यूज़ करना है और उसी के अंदर आपने वर्किंग करनी है। इसके जो फॉर्मेटिंग होगी वो प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, अच्छे वे में आपने इसको प्रेजेंट करना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो आपने स्कैन कॉपी है वो उसकी अटैच करनी है। ठीक है, और सबमिशन डेट जिसकी है वो दिसंबर 5 2025 है। ग्रेस पीरियड इसके अंदर 24 आवर का आपको दिया जाएगा, मतलब कि दिसंबर 6 तक आप अपनी फाइल सबमिट करवा सकेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फाइल की सारी चीज़ें थी। सबमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट आपने करनी है। ठीक है, अब इसके हवाले से आ जाते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट के फॉर्मेट के ऊपर। आपने जौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, जिस फॉर्मेट के ऊपर आपने अपनी सारी रिपोर्ट बनानी है, आपने अपना सारा काम करना है, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है उसके ऊपर अब आपने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। उसमें आपने क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, टाइटल पेज के ऊपर आपने क्या चीज़ें लिखनी है, आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, अपना स्टूडेंट ID लिखनी है और अपना सेशन लिखना है, जो कि फॉल 2025 का सेमेस्टर चल रहा है। डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट आपने लिखनी है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और VU लोगो। ये आपने टाइटल पेज अपना बनाना है। ये आपको हम बना हुआ टाइटल पेज भी यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट की हेडिंग, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम की रिपोर्ट लिखी है उसका नाम। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, LMS ID सबमिटेड टू IT620, यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है और VU लोगो लगाना है और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपना जो है वो टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, ये आपका टाइटल पेज बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक पेज होता है जो कि स्टूडेंट ने खुद से
फिल अप करना होता है और उसकी जो फाइल होती है वो अटैच करनी होती है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में आपने एक फाइल होती है जो कि ये आपके पास एक पेज होता है, इसका आपने प्रिंट नहीं करवाना होता, ये होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसके ऊपर लिखा होता है कि स्टूडेंट ने सारा काम खुद किया है, उसने कोई फेक यूज नहीं किया, उसने किसी किस्म की कोई मिसलीडिंग नहीं की, सारा काम उसने बाय ऑनेस्टी किया, ठीक है। तो उसके हवाले से ये होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसके ऊपर स्टूडेंट ने इसको प्रिंट नहीं करवाना होता है, प्रिंट नहीं करवा के स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पे अपनी वीयू आईडी लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन नेम, सिग्नेचर और वीयू आईडी, सॉरी डेट लिखनी होती है, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका आपने प्रिंट निकलवा के कैसे अटैच करना है वो आपको दिखाते हैं। आपने हेडिंग देनी है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये पेज था, आपने इसका प्रिंट निकलवाना है, आपने इसको बाई पेन फिल करना है, बाई पेन, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, अपनी एलएमएस स्टूडेंट ने खुद फिल करना है, आपने ये किसी से फिल नहीं करवाना, ठीक है। यहाँ पे नेम अपना लिखना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट लिखनी है, जिस डेट को आप सिग्नेचर कर रहे हो। डेट कोई भी हो सकती है, डेट दिसंबर 5 भी हो सकती है, ये जिस डेट को भी आप कर रहे हो वो भी डेट हो सकती है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके ये सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी डेडिकेशन। ये ऑप्शनल है, डेडिकेट आप अपना काम किसको करना चाह रहे हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट या थीसिस किया जाता है उसके अंदर डेडिकेशन, आई वांटेड टू डेडिकेट माय प्रोजेक्ट टू माय पेरेंट्स, माय टीचर, माय फ्रेंड्स एटसेट्रा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, आप एक्नॉलेज किस किस को कर रहे हो, किस किस को बता रहे हो कि जी मैं अपना डिक्लेयर कर रहे हो कि आप अपना प्रोजेक्ट या थीसिस वर्क जो है वो कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं जी, डेडिकेशन आपने लिखी है जी, मैंने अपने पेरेंट्स को अपना काम डेडिकेट किया, इसको किया, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपने लिखनी है जी, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शुक्रगुजार हूँ, इस तरह से आपने लिखना है। फिर आपने कंपनी के बारे में शुक्रिया अदा करना है, जिन लोगों ने आपको हेल्प की इस बनाने के लिए उनको शुक्रिया अदा करना है। इस तरह से करके आपने एक्नॉलेजमेंट लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जेक्टिव समरी पे आ जाना, ठीक है। एग्जेक्टिव समरी जो है वो नॉर्मली एंड पे लिखी जाती है, ठीक है। जब आप पूरी रिपोर्ट बना लेते हो तो पूरी रिपोर्ट की आपने एग्जेक्टिव समरी जो है वो 250 से 300 वर्ड्स, मतलब एक पेज की आपने एग्जेक्टिव समरी, जिसके अंदर आपने पूरी रिपोर्ट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब की समरी बना के यहाँ पे आपने लिखनी होती है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी एग्जेक्टिव समरी होती है। एग्जेक्टिव समरी के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आपने बताना है जितनी भी आपकी रिपोर्ट के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं उन सब का आपने टेबल ऑफ कंटेंट बताना है, हेडिंग, सब हेडिंग, उनके पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये टेबल ऑफ कंटेंट भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट आ जाती है जी ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, उस कंपनी का आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, हेड ऑफिस लिखना होता है, प्रोडक्ट लाइंस आपने लिखनी होती हैं, कंपटीटर्स लिखने होते हैं, ठीक है। कि वो कंपनी क्या काम करती है, ईटीसी, उसकी क्या इंट्रोडक्शन है, उसका हेड ऑफिस किधर है, उसकी प्रोडक्ट लाइन सर्विसेज कौन कौन सी हैं और कंपटीटर्स उसके कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन देखें आपने यहाँ पे 1 पेज 1.5 पेज का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद कंपनी का आपने इस तरह से प्रॉपर हेड ऑफिस लिखना है। फिर उसके बाद आपने कंपनी का कंप्लीट जो है वो प्रोडक्ट लाइंस लिखनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कंपटीटर्स पे आ जाना है। कंपटीटर्स आपने लिखने हैं कि सेम सर्विसेज या प्रोडक्ट और कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना जी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर्मेट पे आते हैं पहले। यहाँ से जी आपका मेन काम शुरू होता है जी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सिलेक्ट की है उस ऑर्गेनाइजेशन का आईटी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर भी बताया था कि आपने ऑर्गेनाइजेशन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसका कल को आप आईटी डिपार्टमेंट के बारे में बता सको। उसकी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, किस तरह की वर्किंग होती है, कौन से उनका सेटअप है, सारी चीज़ें हेडिंग्स की फॉर्म में आपने 1 बाय 1 लिखना है, ठीक है। अब आपके जो आईटी, सबसे पहले आपने ओवरव्यू देना है। अब आईटी डिपार्टमेंट की टोटल ऑलमोस्ट 11 हेडिंग्स है, ठीक है। सॉरी, आईटी डिपार्टमेंट की टोटल 11 हेडिंग्स है, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 11 तक। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन हेडिंग जो है वो 11 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रोल ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, पहले आपने ये मेन हेडिंग देनी है, ये सब हेडिंग देनी है, ब्रीफ ओवरव्यू। हर हेडिंग के नीचे आपने 6 से 7 लाइनें लिखनी है मिनिमम, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी, 6-7 लिखें और मैक्सिमम 8 तक लिखें, ठीक है। ये जो आपकी मेन सब हेडिंग है ना, इसके नीचे 6 लाइनें लिखनी है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रोल ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, की वो जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर जो आईटी और एमआईएस डिपार्टमेंट है उसका ओवरव्यू बताएं, उसका क्या रोल है, ठीक है। फिर उसका पर्पस और रेलिवेंस बताएं कि इस आईटी डिपार्टमेंट का क्या पर्पस और उसका क्या रेलिवेंस या उसका क्या रिलेशन है उस कंपनी के साथ। उसके बाद बताएं जी कि वो जो कंपनी है उसका कनेक्शन विद मैनेजमेंट, कि वो जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजमेंट के साथ क्या कनेक्शन है। डिसीजन सपोर्ट, ऑपरेशन एफिशिएंसी के अंदर वो आईटी डिपार्टमेंट किस तरह से उस कंपनी में अपना रोल प्ले। अब ये 3 हेडिंग्स हैं, ये एक मेन हेडिंग है और उसकी 3 सब हेडिंग है, और हर सब हेडिंग के नीचे आपने 6 से 7 लाइनें लिखनी है। तो टोटल आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंडर जो 3 सब हेडिंग्स हैं उनकी ऑलमोस्ट 18 से 20 लाइन्स
बन जाएँगी, ठीक है? अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, आपने जो भी कंपनी चूज़ की है, उसका इंट्रोडक्शन आपने लिखा, ठीक है? इंट्रोडक्शन के अंदर आपने हर लाइन के अंदर 6 से 7 लाइनें लिखी, हर सब हेडिंग के अंदर। फिर दूसरी सब हेडिंग आ जाएगी, उसके अंदर भी 6 से 7 लाइन्स, फिर तीसरी सब हेडिंग आ जाएगी, उसके नीचे भी 6 से 7 लाइनें लिखनी है, ठीक है? आपने इतना लिखना है ताकि उसमें एक बात तो कम से कम क्लियर हो, 6-7 लाइनें तो होनी चाहिए, ठीक है? ये एक मेन हेडिंग थी, ठीक है? उसके नीचे आपने 3 सब हेडिंग के नीचे हर हेडिंग में 6 से 7 लाइनें लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है जी डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अब आईटी डिपार्टमेंट के अंदर उसकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की क्या है, उसके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, सीआईओ उसमें क्या काम करता है, ठीक है? उसके बाद उसमें डेटाबेस एडमिन क्या काम करते हैं, स्पोर्ट्स सिस्टम क्या है, उसमें सिस्टम एनालिस्ट क्या काम, सारी चीजें आपने उसके बारे में बतानी है। रिपोर्टिंग लाइंस उसकी कौन कौन सी हैं, कोलैबोरेशन उसका दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसे। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, कुछ सुपरवाइजर्स इन के रिलेटेड जो है वो डायग्राम्स भी बनवाते हैं, ठीक है? कुछ सुपरवाइजर बनवाते हैं। नॉर्मली आपको फर्स्ट सबमिशन के अंदर डायग्राम्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सुपरवाइजर जो है वो डायग्राम्स भी बनाते हैं, ठीक है? वो कहते हैं स्टूडेंट को कि आप डायग्राम्स भी बनाएँ, ठीक है? जिस तरह ये वाली रिपोर्ट है, इसके सुपरवाइजर ने कहा था कि आपने डायग्राम्स बनानी है। फर्स्ट वाली जो हेडिंग थी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट, आपने उसकी प्रॉपर डायग्राम उसका हायरार्की चार्ट बना के दिखाना है कि जी ऐसे हायरार्की चार्ट होता है। फिर आपने की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगेन ये सब हेडिंग थी, उसके नीचे 6-7 लाइनों की आपने पैरा लिखना है, ठीक है? फिर अगेन उसकी रिपोर्टिंग लाइन और कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, उसके अगेन आपने प्रॉपर जो है वो चीज़ें लिखनी है और उसकी भी आपने डायग्राम बनानी है, अगर आपको रिलेट करती हो, आपके सुपरवाइजर ने आपको डायग्राम्स बनाने के लिए कहा हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ओवरव्यू। उस कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके कोर सिस्टम कौन-कौन से हैं, उस कंपनी के अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ईआरपी है, प्राइस रिसोर्स प्लानिंग है, एलएमएस है, ठीक है? उसके बाद आपके पास सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है? ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपके पास जितने भी हैं, आपने उस कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करने हैं कि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी कौन सा यूज करती है, कैसे कैसे यूज करती है, उसकी क्या वर्किंग है, क्या परफॉर्मेंस है, एलएमएस कौन सा यूज करती है, सीआरएम कौन सा यूज करती है और एचआरआईएस कौन सा यूज करती है और उसकी क्या क्या वर्किंग है। ये सारी चीजें आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है 6 से 7 लाइनों में। उसके बाद उनका नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर कौन से हैं, उनके बारे में आपने 6 से 7 लाइनें लिखनी है कि वो कंपनी अपने आईटी डिपार्टमेंट का नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा और कैसे बिल्ड किया हुआ है उसने, उसके अंदर डाटा सेंटर कौन कौन से हैं और कैसे वो रिलेट है और कैसे वो लिंक किए हुए हैं और किस तरह से इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट के आईटी डिपार्टमेंट ने किस तरह इंटीग्रेट किया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायग्राम्स रिक्वायर होंगी, आपने वो डायग्राम्स बनानी है, ठीक है? सारे अपने सेटअप्स की। उसके बाद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा सेंटर के बारे में आपने बताना है, इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स को। ये डायग्राम्स वाला मैं फिर बता रहा हूँ, डायग्राम्स आपने तब बनानी है जब अगर आपका सुपरवाइजर कहे। फर्स्ट सबमिशन के अंदर आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे सुपरवाइजर आपका कौन सा है, वो डायग्राम्स बनवाएगा नहीं बनवाएगा, या आपने उस हवाले से क्या काम करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटेजिक रोल एंड अलाइनमेंट, कि वो जो आईटी डिपार्टमेंट है उस कंपनी का, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में उसको सपोर्ट करता है, ठीक है? उसकी गोल्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स के साथ अलाइनमेंट किस तरह से हुई हुई है, वो कैसे अपनी वर्किंग को उसके साथ रिलेट करता है। डिसीजन मेकिंग एंड डाटा मैनेजमेंट के अंदर जो है वो एमआईएस डाटा ड्राइवन और डिसीजन मेकिंग में किस तरह से हेल्प करता है। अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ डैशबोर्ड्स, कौन कौन से डैशबोर्ड्स हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट ने लिंक किए हुए जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग और डाटा मैनेजमेंट में हेल्प होती है। टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्शन एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट कौन कौन सी डिजिटल मेच्योरिटी पे वर्क कर रहा है, ठीक है? इमर्जिंग जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं किन किन को अडॉप्ट कर रहा है। उसके बाद आपका आईटी डिपार्टमेंट उस कंपनी का एआई का किस तरह से यूज कर रहा है, बिग डेटा उसके पास कौन सा है, ऑटोमेशन वो कौन कौन सी यूज कर रहा है। उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आईटी डिपार्टमेंट में इनोवेशन के कल्चर को कैसे प्रमोट कर रही है, या उसको कैसे अडॉप्ट कर रही है, और उसका दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपने ये भी बताना है। उसके बाद वो जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी पे कैसे काम किया जा रहा है, उसकी प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, उसके अंदर कंप्लायंसेस कौन कौन सी फॉलो की जा रही हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग करनी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स एंड साइबर सिक्योरिटी के। उस ऑर्गेनाइजेशन के आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कौन से डेटा प्रोटेक्शन के मेजर्स किए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कौन सा सेटअप किया हुआ है, उसके अंदर कंप्लायंसी एंड लीगल वर्क कौन से हैं, इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज कौन सी है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की आईटी डिपार्टमेंट की लीगल पॉइंट्स भी होते हैं, पॉलिसीज भी होती हैं, कंप्लायंसीज भी होती हैं। मैंने आपको आईटी डिपार्टमेंट का जब आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी थी तो मैंने आपको इस हवाले से गाइड किया था कि आपने ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड सेलेक्ट करनी है जिनका कल को आप डेटा प्रोवाइड कर सको, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन सब का आपको डेटा चाहिए तभी आप ये सब लिख सकोगे,
ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस कौन-कौन सी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट के अंदर उनको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्किल गैप कौन सा और स्टाफ उनका क्या इश्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन उनकी कौन-कौन सी और इनकंसिस्टेंसी विद प्रॉब्लम्स क्या उनको फेस करना पड़ रही है, यूज़र रेजिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इश्यूज़ उनको क्या-क्या आ रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट को, इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन के अंदर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह आईटी डिपार्टमेंट ने अदर डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया हुआ, ये आपने बताना है, ठीक है। प्रोजेक्ट उनके कौन-कौन से चल रहे हैं, डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जा रहा है, सपोर्ट इनिशिएटिव्स कौन से लिए जा रहे हैं, रिकमेंडेशंस और इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर वो कैसे काम कर रहे हैं, अलाइनमेंट पे वो कैसे डिपार्टमेंट्स को किया हुआ है, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस कौन-कौन सी उसके अंदर वर्क कर रही हैं। ओवरऑल आपने आईटी, अब ये जो कंक्लूजन आपने लिखना है ना, ये कंक्लूजन आपने सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का लिख रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स कौन सी हैं, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक वैल्यू कौन सी है, उसके अंदर आउटलुक एंड रोल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपने जितना भी लिखना है वो आईटी डिपार्टमेंट के रिलेटेड लिखना है। ओके, उसके बाद आपने लिखना है जी क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आपने, उससे पहले मैं आपको जो है वो बाकी फाइल दिखा देता हूँ। ये बाकी कंप्लीट फाइल सारी हेडिंग्स के साथ हमने यहाँ पे की हुई है। आईटी एंड अलाइनमेंट है हमारे पास, डिसीजन मेकिंग है, फिफ्थ वाली हेडिंग, उसके बाद ये डायग्राम्स आ जाती हैं, फिर सिक्स वाली हेडिंग उसकी ये सारी वर्किंग आ जाती है, उसकी ये डायग्राम्स जो जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो आपने बनानी है। सेवन्थ वाली आ जाती है हेडिंग, एट वाली आ जाती है, नाइन, और इस तरह से आपकी ये सारी डायग्राम्स के साथ ये जो सारा सेटअप आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन आपके पास आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है जी क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है जी, आपने उस कंपनी के बारे, आईटी डिपार्टमेंट के बारे में जो आपने थ्योरी के अंदर चीजें पढ़ी हुई अपनी बुक्स के अंदर, वो कौन कौन सी थी, और आपने प्रैक्टिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से कंसेप्ट को देखा कि वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, ठीक है। इसका आपने जो है वो 500 टू 600 ऑलमोस्ट 1.5 पेज आपने लिखना है। आपको आईटी डिपार्टमेंट, ये क्रिटिकल एनालिसिस आप देख सकते हैं, वन पेज था, ये ऑलमोस्ट 2 पेजेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना जी पेस्ट एनालिसिस पे। पेस्ट एनालिसिस आपने करना है उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल फैक्टर्स बताने हैं, किस तरह से उसके इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स बताने हैं, सोशल फैक्टर बताने हैं, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं। अब ये जो पेस्ट एनालिसिस करना है ना आपने, इसमें आपका फोकस ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जस्ट आईटी डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखना है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, आईटी डिपार्टमेंट का नहीं। इसी तरीके से स्वॉट एनालिसिस आपने करना है कंपनी का, उसके अंदर आप कंपनी की स्ट्रेंथ बताते हो, वीकनेस बताते हो, अपॉर्चुनिटीज बताते हो, थ्रेट्स बताते हो, ठीक है। ये आप सारा करते हो। उसके बाद आपने कंपनी का कंक्लूजन आपने ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का लिखना है, शुरू से लेकर एंड तक आपने जितना काम किया है। उसके बाद रिकमेंडेशंस आप कौन कौन से देते हो, आपने उस कंपनी को ऑब्जर्व किया, उसकी अच्छी और बुरी चीजें देखी, उसके हिसाब से आपने बताना है कि आप कंपनी को क्या रिकमेंड करते हो। एंड पे रेफरेंसेस आ जाते हैं, रेफरेंसेस एंड सोर्सेज, मतलब ये सारा डेटा जो आपने ऊपर वाली रिपोर्ट बनाई है, ये सारी रिपोर्ट बनाने के लिए आपने डाटा किधर से लिया है। ये नहीं कि आपने बस बना दिए चुप करके, आपने जिधर से डाटा लिया है उन सब का आपने रेफरेंस भी देना है, कि बताना है कि ये डाटा मैंने इधर से लिया, और उसका एपीए स्टाइल के अंदर उसकी रेफरेंसिंग करनी है, ठीक है। इसके रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा, एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग कैसे होती है। एंड पे आपने एनेक्सिस अटैच करने, जिसके अंदर आप कोई भी ब्राउशर फॉर्म, न्यूज़ लेटर, पिक्चर्स, कुछ भी आप अटैच कर सकें, या एक्स्ट्रा आपने डायग्राम्स बनाई हो। तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट होती है। मजीद जो है वो इसके वाले से ये पेस्ट एनालिसिस कंप्लीट किया हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, बुलेट्स की फॉर्म में किया हुआ है सारा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आपका डिटेल में आ जाता है, रिकमेंडेशंस बुलेट्स में आ जाती हैं, फिर ये रेफरेंसेस होती है, ठीक है। ये एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग करनी है इसकी, आप यूट्यूब से, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताना है कि आपने डाटा किधर से लिया, एंड पे एनालिसिस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप IT 620 के वाले से कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, या आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी कि कैसे आपने काम करना है, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट असाइनमेंट उसके हवाले से जो है वो प्रेजेंटेशन वाइवा के हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।